प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो चाहता है कि उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो। तो जिन बच्चों को इरादा है कि नहीं, हमको इसी बार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाना है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को करके जाते हैं तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम ये इंश्योर करते हैं कि वो 100% आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सभी को हमारे चैनल पे वेलकम है। और आप इस चैनल पे अगर नए आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे, तो चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर a अपॉन में a माइनस बी प्लस बी अपॉन में b माइनस ए है, तब आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है a प्लस बी अपॉन में 2 इंटू ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इंटू बी माइनस ए। और ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 इंटू, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 और ऑप्शन डी आपके पास है 1। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो पाए। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, a अपॉन में a माइनस बी प्लस बी अपॉन में b माइनस ए दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, आपको बताए हुए थे अगर a बाई बी प्लस बी बाई सी बाई डी है सपोज दैट, तो अगर इसका आपको हल चाहिए तो आपको क्या बताए थे, हर में जो है उसका क्या कीजिए, गुना करके हर में लिख लीजिए। तो हर में यहाँ क्या है, b है और यहाँ क्या है, d है, तो b इंटू डी। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो a को क्या करना है, d से मल्टीप्लाई करना है। तो a इंटू डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी। बीच में क्या है, प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और b इंटू सी तो क्या हो जाएगा, बी सी। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पे क्या डाल देते हैं, माइनस डाल देते। तो अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए हर में क्या है, यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे क्या है, b माइनस ए। तो दोनों को गुना करके हम क्या करेंगे, हर में लिख लेंगे। तो a माइनस बी इंटू बी माइनस ए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो a को किससे मल्टीप्लाई करना है, b माइनस ए से। बीच में क्या है, प्लस का साइन। और b को किससे मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी से। क्लियर है। अब यहाँ देखिए a इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। और a इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर। और b इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी। और b इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर। अपॉन में क्या हो गया, a माइनस बी इंटू बी माइनस ए। अब बताइए ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, इस ये जो आपको दिख रहा है, इसको क्या करना है, और सॉल्व करके छोटा करना है, क्योंकि ऑप्शन तो ये है नहीं, ऑप्शन है ये, ऑप्शन ये नहीं है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। अब यहाँ देखिए नीचे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, या आप इसको इस तरह से अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे तरीका से बताते, इसको सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा इजी वे में बताने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। अब यहाँ देखिए a माइनस बी है, यहाँ पे क्या है, b माइनस ए है। तो अगर b माइनस ए से हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a अपॉन में a माइनस बी प्लस b अपॉन में माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी। अब यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है। तो a अपॉन में a माइनस बी, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन में क्या हो जाएगा, a माइनस बी। अब देखिए हर क्या है, समान है, तो अंश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो a माइनस बी ऊपर में क्या हो जाएगा, a माइनस बी। तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो आपका जो है इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा। क्या करा कि गणित के एक प्रश्न
पत्र में प्राप्त छात्रों के अंकों की बारंबारता आपको का वितरण नीचे दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अंकों की माध्यिका क्या होगी। तो वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, पूछ क्या रहा है माध्यिका क्या होगा। तो यहाँ देखिए वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, और क्या दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। उसके बाद संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, ये हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ध्यान से देखते चलिएगा, बारंबारता क्या दे रखा है, जीरो, वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 10 है। इसका मतलब आई का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। अब बारंबारता क्या दे रखा है ये भी देख लीजिए, 5, 6, 9, 12, उसके बाद क्या दे रखा है, 4। तो संचयी बारंबारता जो निकालते हैं, यहाँ देखिए अगर 5 है तो यहाँ 5 लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस में ऐड करते हैं। तो 5 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 11, 11 प्लस 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 20, 20 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, और 32 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। हम क्या किए, संचयी बारंबारता को भी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा, अब यहाँ n का जो वैल्यू है वो किसके बराबर निकल करके आया है, 36 के बराबर। तो n/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36/2, तो 18, क्या हो जाएगा, 18। अब बताइए ये जो 18 है किसके बीच में लाई करेगा, 11 और 20 के बीच में लाई करेगा। 11 और 20 के बीच में क्या होगा, 18 आएगा। ध्यान से देखते चलिएगा, तो वर्ग अंतराल 20 से 30 जो है आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा। मतलब 20 से 30 क्या है, माध्यिका वर्ग है। आपको पता है कि माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस एफ अपॉन में एफ इंटू आई होता है। तो L का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 11 के बराबर। L का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 11 के बराबर। और n/2 का वैल्यू आप क्या किए, फाइंड आउट कर लिए हैं। F का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, F का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, F का जो वैल्यू हो जाएगा 11, और स्मॉल f का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9। अब बस इस वैल्यू को क्या करना है, इसके अंदर में पुट कर देना। तो 20 प्लस 18 माइनस 11/f, 9 गुना आई क्या था, 10। अब इसका अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 27.7 आएगा। तो अंकों की जो माध्यिका होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 27.7 के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर जो है ये इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 7:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक बार और बता चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सीरीज देख करके आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आया होगा कि 7:20 पे घड़ियों की सुइयों के बीच का अगर आपको कोण निकालना है तो आप इजीली वे में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले देखिए इसका बेसिक आपको बताते हैं। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो घड़ी जो होता है वो किस फॉर्म में रहता है, सर्कुलर फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, सर्कुलर फॉर्म में रहता है। ध्यान से देखते चलिएगा, घड़ी जो है आपका किस फॉर्म में रहता है, सर्कुलर फॉर्म में रहता है। और इस घड़ी पे क्या नोटेशन रहता है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस टाइप का आपको घड़ी दिखता है। अब बताइए ये पूरा जो एंगल है वो कितना है, 360 डिग्री है।
अब इस 360 को हम कितने बराबर भागों में बांटे हैं, पार्ट में बांटे हैं, तो 12 पार्ट में बांटे हैं। मतलब क्या है कि 12 पार्ट जो है बराबर, 12 भाग जो है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। अब आपसे पूछेंगे कि बताइए एक भाग क्या होगा, तो 360 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल करते हैं, क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इससे ये पता चला कि अगर इस घड़ी को अगर 12 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, तो एक पार्ट जो होगा, एक भाग जो होगा, वो किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो लगातार नंबरों के बीच का जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। दो लगातार नंबरों के बीच का जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। ये आपको पता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कंसेप्ट मालूम है, साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ध्यान से देखते चलिएगा, 60 मिनट में जो है आवर हैंड मतलब मिनट की सुइयां जो है एक चक्कर लगाता है, और एक चक्कर जो है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री क्या करता है, मिनट का जो सुई है वो घूम जाता है। तो अगर आपसे हम पूछेंगे कि एक मिनट में कितना घूमेगा, तो 360 डिग्री अपॉन में 60, ये क्या हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या है कि एक मिनट में आपका आवर हैंड मतलब क्या कि घंटे की सुई कितना डिग्री घूम जाता है, 6 डिग्री घूम जाता है। अगर इतना बेसिक आपको मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 4:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में, मतलब क्या कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच जो है कितना का कोण बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। फिगर आपको बना करके दिखाते हैं। अगर आपको फिगर और ये कंसेप्ट मालूम है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक घड़ी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। अब देखिए 4:20, 7:20 पूछ रहा है ना, 4:20 नहीं है, 7:20। तो जब 7:20 का मतलब क्या हुआ कि आपका जो मिनट हैंड होगा, मतलब क्या कि मिनट की जो सुई होगा वो एग्जैक्ट किस पे होगा, 4 पे होगा। और जब ये मिनट की सुई 4 पे होगा तो आपका आवर हैंड मतलब क्या कि घंटा की जो सुई है वो 7 से थोड़ा सा आगे चला गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरा 60 डिग्री मतलब क्या कि ये पूरा एक बार घूम लेता है तब अचानक 7 से 8 पे पहुंच जाता है। मतलब क्या है कि जब आपका मिनट का सुई घूमता है तो आप आवर हैंड मतलब क्या कि घंटा का भी सुई साथ साथ घूमता है। इसका मतलब जब 20 मिनट का 20 मिनट अगर ये घूम करके आ गया है तो ये भी कुछ ना कुछ घूम लिया होगा। तो यहाँ देखते चलिए, अभी आपको क्या पता है कि दो कंजिक्यूटिव नंबर के बीच अभी क्या बताए हैं, मतलब दो लगातार संख्याओं के बीच घड़ी में जो कोण बनता है वो कितना का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। इसका मतलब 4 से 5 के बीच में 30 डिग्री, 5 से 6 के बीच में भी 30 डिग्री और 6 से 7 के बीच में भी 30 डिग्री। और ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या किया है, आगे चला गया। तो 30 + 30 + 30 क्या हो गया, 90 तो हो गया। अब ये एक एक्स्ट्रा कितना आगे घूम गया है ये हमको निकालना है। अभी आपको क्या पता है कि घंटा का जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ जाता है। तो 20 मिनट में कितना बढ़ गया होगा, 20 मिनट में कितना बढ़ गया होगा, ध्यान से देखते चलिएगा। 60 मिनट में जो है 60 मिनट में यहाँ थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है। घंटा का जो सुई है 60 मिनट में कितना डिग्री घूमता है, 30 डिग्री घूमता है। कितना डिग्री घूमता है, 30 डिग्री घूमता है। 60 मिनट में कितना डिग्री का घूम जाता है, 30 मिनट। तो 1 मिनट में कितना का घूम जाएगा, 30/60। तो 30/60 हो गया कितना, 30/60 अगर निकालते हैं तो 1/2 डिग्री। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा कि 60 मिनट में घंटा की सुई कितना घूम लेता है, 30 डिग्री घूम लेता है। तो 1 मिनट में कितना घूम लेगा, 30/60 मतलब 1/2 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 20 मिनट में घंटा की सुई कितना घूम लिया होगा।
तो 20 मिनट में अगर आपको निकालना है कि घंटा की सुई कितना घूम लिया होगा, तो 20 गुना 1/2 डिग्री। तो इससे इसको कैंसिल करते हैं, क्या हो गया 10 डिग्री। मतलब क्या 30 + 30 + 30, और ये कितना आगे चला गया है, 10 डिग्री और आगे चला गया। आप बताइए अगर ये 10 डिग्री और आगे चला गया है तो टोटल कितना हो गया, 30 + 30 60 + 30 90 + 10 कितना हो गया 100 डिग्री। मतलब 7:20 पे मिनट एंड और आवर हैंड के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 30 + 30 + 30 आप प्लस का 10, तो 30 या 90 + 10 कितना हो गया 100 मिनट। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री अपॉन में कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है। अब अगर इसका वैल्यू निकालना है तो आपको टी रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू 0 से 90 तक आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर याद है तभी इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/2 के बराबर होता है, प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 अपॉन में कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, साइन 45 1/√2 माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। क्लियर है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं 1 ले सकते हैं। अगर यहाँ 1 ले सकते हैं तो ध्यान से देखते चलिएगा, 2√2 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 2√2। अब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2√2 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √2 प्लस √2 से अगर 2√2 में डिवाइड कीजिएगा तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 और 2 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट, उसके बाद क्या है 1 से अगर 2√2 में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2√2 और 2√2 इंटू 2√2 × √3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ये हो गया 2√6 अपॉन में क्या हो जाएगा, फिर अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, अब यहाँ देखिए इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2√2। अब 1 से अगर 2√2 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 इंटू √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6 माइनस का √2 से अगर 2√2 में डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल, बचेगा क्या 2 और 2 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 से अगर 2√2 में डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √2 और √2 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा √2। अब बताइए इस 2√2 से ये 2√2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बच रहा है आपको माइनस का। ध्यान से देखते चलिएगा ऊपर में क्या बचेगा माइनस, अगर हम ऊपर से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2√6 -2 -√2 और नीचे में ऑलरेडी क्या है 2√6 -2 -√2, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या -1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक टेस्ट में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं, क्या हैं वो दिया हुआ क्या है 12 22 32 41 26 30 14 16 18 35 है। अब इसका क्या पूछ रहा है कि प्राप्तांकों की माध्यिका क्या होगा। तो जब भी आपको माध्यिका फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते हैं दिए हुए मार्क को क्या करते हैं बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है दिए हुए मार्क को बढ़ते क्रम में सजा लेना। तो सबसे पहले मार्क क्या है देखिए 12 है, उसके बाद 22 आया है, 22 है, 12 है, 22 है,
32 है, 41 है, 26 है, 30 है, 14 है, 11 है, 18 है और 35। तो सबसे पहला काम क्या है कि इन मार्कों को हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में सजा लेना। अगर आप सजाते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 11, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 18, 18 के बाद क्या आएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। 18 के बाद क्या आएगा 22, 22 के बाद क्या आएगा 26, 26 के बाद आपको क्या आ जाएगा 30, उसके बाद 32, 32 के बाद क्या आ जाएगा 35, अब 35 के बाद जो है क्या आ जाएगा 41। हम क्या किए हैं, दिए हुए प्राप्तांकों को बढ़ते क्रम में मतलब आरोही क्रम में लिख लिए। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं कितना। अगर आप इसको काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n का वैल्यू क्या है 10। तो 10 जो है वो क्या है, सम संख्या है। अगर विषम संख्या होता तो माध्यिका क्या हो जाता है n+1/2वां पद, बट यहाँ सम है तो सम के केस में माध्यिका जो होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। ध्यान से देखते चलिएगा। तो n का वैल्यू कितना है 10 है, तो 1/2, 10/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5वां पद प्लस n/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11वां पद। अब बताइए 5वां पद जो है वो क्या है 1 2 3 4 5, 5वां पद जो है आपका क्या है 22, 1/2 प्लस 22। अब 11वां पद जो है फाइंड आउट करना है। अब बता 11वां पद नहीं, ध्यान से देखते चलिएगा। n/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 10 है तो 10/2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 + 1 करेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। छठवां पद, छठवां पद जो होगा, अब फिर से गिनिए छठवां पद क्या होगा, पांचवां पद के जस्ट आगे वाला होगा। तो 22 अगर पांचवां पद है तो छठवां पद जो होगा वो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो 6 + 2 8, 2 + 2 4, तो 48/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो प्राप्तांकों की जो माध्यिका होगा उसका वैल्यू किसके बराबर आ गया 24 के बराबर आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप अपने डॉट को सॉल्व करवा सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे हम आपको 1-to-1 सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से क्या करा है कि निम्नांकित आंकड़ों के माध्यिका निकालें। तो दिया हुआ 25 14 18 21 19 12 13 8 18 17, तो दिए हुए आंकड़ों का अगर आपसे माध्यिका पूछ रहा है तो सबसे पहला काम क्या है कि दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम मतलब क्या कि बढ़ते क्रम में लिख लेना। तो सबसे पहले अगर बढ़ते क्रम में आपको लिखना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 है, हाँ 14 है। उसके बाद क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, उसके बाद 18, उसके बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 25। ध्यान रहे जब ये आप बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो आपसे नंबर छूट ना जाए, इसके लिए आपको क्या करना, प्रिकॉशन क्या धरना है, रखना है कि जितना आपको आंकड़ा दिया हुआ है उसको पहले गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आप बढ़ते क्रम में जो लिखे हैं उसको भी गिन लीजिए कि वो 10 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब हम क्या किए हैं 8 12 13 14 17 18 19 21 25, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसका मतलब क्या है कि एक नंबर जो है मेरा मिसिंग है। तो अभी हमको तो पता चल गया। अगर इसको गिनते नहीं तो आपको भी पता नहीं
चलता। तो कोशिश क्या करना है कि आपको काउंट कर लेना। देखिए 8 लिखे हैं तो यहाँ 8 है, उसके बाद 12 है तो 12 भी लिख लिए, उसके बाद 13 देखना है 13 भी लिख लिए, उसके बाद 14 आएगा 14 को भी लिख लिए, 17 आएगा 17 को भी लिख लिए, 18 आएगा 18 को भी लिख लिए, 19 आएगा 19 को भी हम क्या किए लिख लिए, 21 है तो 21 को भी लिख लिए, अब 25 है तो 25 को भी हम क्या किए लिख लिए। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। छूट क्या रहा है, फिर से एक बार हम दिखाते हैं आपको, 18 भी ले लिए हैं। एक बार फिर से गिनते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। 8 को काउंट कर लिए हैं, 12 को ले लिए हैं, 13 को भी ले लिए हैं, उसके बाद 14 को भी ले लिए हैं, 14 को भी क्या किए हैं ले लिए हैं, उसके बाद 17, 17 देखिए कहाँ है यहाँ, 17 को भी ले लिए हैं, उसके बाद 18, 18 को भी ले लिए हैं, उसके बाद 19, 19 को भी ले लिए, उसके बाद 21, 21 को भी हम क्या किए ले लिए। अब क्या बच रहा है 25, 25 भी ले लिए। दो दो चार दो छः दो आठ एक नौ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। कौन सा नंबर मिसिंग हो रहा है ध्यान से देखते चलिएगा, 8 12 13 14 17 18 19, 13 14 17, 13 14 17 18 19, 18 19 21 25। एक बार फिर से कर रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। 8 ले लिए हैं, 12 ले लिए हैं, 13 ले लिए हैं, उसके बाद 14 ले लिए हैं, 17 भी ले लिए हैं, 18 भी ले लिए हैं, 19 ले लिए हैं, 21 ले लिए हैं। यहाँ एक और, यहाँ देखिए 18 जो है यहाँ 2 बार यूज किया गया है। 18 कितने बार यूज किया गया है, 2 बार। 18 के बाद एक बार और 18 हमको यूज करना है, यही छूट रहा था। क्लियर है, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स जो है 10। 10 क्या है, फिर से बताइए 10 क्या है, सम संख्या। अगर सम संख्या आता है एन का वैल्यू, तब उस केस में जो माध्यिका का भी हम फॉर्मूला बताए हैं, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताए थे, 1/2 इंटू n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद। अब बताइए 1/2 nवां पद, तो n/2 करेंगे तो 10/2, तो 10/2 का मतलब क्या हो गया, 5वां पद और प्लस 6वां पद। अब 5वां पद देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है 17 है, और 6वां पद क्या है 18 है। इस दोनों का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 8 प्लस 7 15, 1 1 2 1 3 35/2, ये क्या हो गया 17.5 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि दो वृत्त की परिधि जो है, दो वृत्त की जो परिधि है वो क्या है, A/B के अनुपात में। तो पूछा जा रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा क्या होगा। यहाँ देखिए वृत्त की जो परिधि होता है, वृत्त की परिधि जो होता है वो क्या होता है 2πr, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr²।
अब अगर हम एक वृत्त को C1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे वृत्त को C2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो C1 और C2 के परिधि का जो अनुपात है वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या है, A:B। इसका मतलब क्या है कि अगर वृत्त की परिधि जो है, अगर एक को AX मान लेते हैं कि C1 का जो परिधि है वो क्या है, AX है, और C2 का जो परिधि है वो क्या है, BX। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई आर का वैल्यू, यहाँ आर के जगह पे R1 कर रहे हैं, तो 2 पाई R1 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा वृत्त कंसीडर कर रहे हैं, पहला वृत्त कंसीडर कर रहे हैं, तो पहला वृत्त का जो परिधि है वो किसके बराबर है, AX के बराबर है। तो R1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AX अपॉन में 2 पाई हो जाएगा। क्लियर है। अब उसी तरह से दूसरे वृत्त के परिधि में R को हम किसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R2 से, तो 2 पाई R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, BX। R2 का वैल्यू क्या हो गया, BX अपॉन में 2 पाई। तो दूसरे वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BX अपॉन में 2 पाई के बराबर। अब देखिए अगर R1 अपॉन में R2 का अगर आपसे हम वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, AX अपॉन में 2 पाई अपॉन में क्या हो जाएगा, BX अपॉन में 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, A/B। क्या बच रहा है, A/B। अब बताइए इससे आपको क्या पता चला कि यदि किसी वृत्त की परिधियों का अनुपात A:B है तो उसके उस वृत्त के त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो भी क्या होगा, A:B होगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि अगर R1 अपॉन में R2 का वैल्यू A/B है, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो अगर पहले वृत्त का क्षेत्रफल को अगर हम पाई R1 का स्क्वायर मान लेते हैं और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को क्या मानना पड़ेगा, पाई R2 स्क्वायर मानना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे वृत्त का जो त्रिज्या है वो क्या है, R2 है। अगर आपको रेशियो निकालना है तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 अपॉन R2 का तो वैल्यू आप निकाल करके आए हैं, क्या है, A/B। A/B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A²/B²। मतलब क्या कि यदि दो वृत्त के परिधियों का अनुपात A/B है तो उस वृत्त के त्रिज्याओं का भी अनुपात A:B होगा और क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा A²/B² होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर क्या है, सी जो है आपका सही है, A²/B²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए क्या करा कि समीकरण निकाय kx प्लस 3y इक्वल टू क्या दे रखा है, k-3, और 12x प्लस ky इक्वल टू क्या दे रखा है, के अनंत हल होंगे। तब उस केस में पूछा जा रहा है कि k का मान क्या होगा। हम आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि दो समीकरण समीकरण के निकायों का हल जो है अनंत तभी हो सकता है जब a1 अपॉन में a2 का वैल्यू b1 अपॉन में b2 के बराबर हो जाए और b1 अपॉन में b2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, c1 अपॉन में c2 के बराबर हो जाए। अगर इस कंसेप्ट के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना अब टाइम बचा नहीं है कि आप क्या कीजिए, थ्योरी को पलट करके देखिएगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा, हम क्या बता रहे हैं कि दो समीकरण के निकायों का हल जो है अनंत तभी पॉसिबल है जब a1 अपॉन में a2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, b1 अपॉन में b2 के बराबर हो जाए, और b1 अपॉन में b2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, c1 अपॉन में c2 के बराबर हो जाए। अब देखिए पहला आपको इक्वेशन जो दे रखा है kx प्लस 3y अब माइनस k-3 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 12x प्लस ky अब माइनस के इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, ऊपर वाले इक्वेशन को और नीचे वाले इक्वेशन को किससे कंपेयर कर लेना है, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0 से, और नीचे वाले इक्वेशन को किससे कंपेयर कर लेना है, ध्यान से देखते चलिएगा। ऊपर वाले इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर कर लेना है और नीचे वाले इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर कर लेना। अब यहाँ देखिए x का जो गुणांक है क्या है, a1 है,
और ऊपर वाले इक्वेशन में x का गुणांक क्या है, k है। इसका मतलब क्या पता चला कि a1 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। a1 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। उसी तरह से b1 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। और c1 का जो वैल्यू होगा माइनस c1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, k माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, k माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। अब अगर a2 का अगर वैल्यू आप निकालते हैं तो a2 का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 12, b2 का जो वैल्यू हो जाएगा k, और c2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा k। b2 का भी वैल्यू क्या आ रहा है k, और c2 का वैल्यू क्या आ रहा है k आ रहा है। अब बस इसका वैल्यू इसके अंदर में पुट कीजिए। तो a1 का वैल्यू क्या है k, अपॉन में a2 का वैल्यू क्या है 12, इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है 3, और b2 का वैल्यू क्या है k, c1 का वैल्यू क्या है k माइनस 3, और c2 का वैल्यू क्या है k। अब यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों को कंपेयर करके हम क्या कर रहे हैं, के का वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर के बाय 12 का वैल्यू अगर 3/k के बराबर है तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 × 3। ध्यान से देखते चलिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि के का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, √36 के बराबर हो जाएगा। के का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। इससे क्या पता चला आपको कि अगर इस समीकरण निकायों का आपको अनंत हल चाहिए तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब के का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 6 के बराबर हो जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि ABCD के समांतर हैं तो AD अगर AD का वैल्यू 5 है तो BC का लंबाई क्या होगा। देखिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एक चक्रीय चतुर्भुज का। ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D। ध्यान से देखते चलिएगा, कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है यदि AB का वैल्यू CD, AB जो है CD के समांतर है। AB और CD क्या है, आपस में समांतर है। और AD का वैल्यू अगर 5 है तो BC का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो BC का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा कि किसी समांतर चतुर्भुज के कर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबे हैं। तो पूछा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज को ही क्या कहते हैं, अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं। और रोम्बस का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो D1 क्या है, पहला विकर्ण, और D2 क्या है, दूसरा विकर्ण। तो यहाँ अगर आपको एरिया पूछा जा रहा है तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब बताइए D1 का जो वैल्यू है, पहला विकर्ण का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण का वैल्यू कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुना 12 गुना 16, इससे इसको कैंसिल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 गुना 16 कीजिएगा तो किसके बराबर आ जाएगा इसका आंसर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा कि यदि a इक्वल टू दे रखा है 248 और b इक्वल टू दे रखा है 2358, तो पूछा जा रहा है कि a यूनियन b का वैल्यू निम्नलिखित में से क्या होगा। अब यहाँ देखिए a इक्वल टू क्या दे रखा है, a इक्वल टू जो वैल्यू दे रखा है क्या दे रखा है, 2,4,8 दे रखा है। और b का जो वैल्यू दे रखा है 2,3,5,8 दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, a यूनियन b। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि इस दोनों में जो कॉमन होगा उसको पहले लिख लेते हैं। दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, तो दो को लिख लिए। अब यहाँ देखिए और क्या कॉमन आ सकता है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 भी लिख दिए। इसके अलावा आपको क्या बच रहा है, 4 भी बच रहा है, 3 भी बच रहा है, और 5 भी बच रहा है, तो सबको लिख दिए। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। अगर आपसे इसी जगह पे ए इंटरसेक्शन बी पूछता तो बस हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता उसी को लिखते। इस दोनों में कॉमन क्या है, 2,8। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2,4, 2,3,4, 2,3,4, 5, और 8। ये आपका आंसर हो जाएगा 2,3,4, 2,3,4,5,8। तो 2,3,4,5,8 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है। आपका बी ऑप्शन क्या है? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एक समान ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 15,000 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच क्या अंतर होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, उसके बाद साधारण ब्याज निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आपको क्या पता चल जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का क्या अंतर है, ये चीज आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। साधारण ब्याज, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा क्या हो जाएगा बताइए? मूलधन गुना समय गुना दर। तो मूलधन क्या है? 15,000 गुना समय 2 वर्ष और गुना दर 12%, अब बटे क्या हो जाएगा? 100। अब इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो क्या बचा? 150 और गुना 24। जब इसका आप वैल्यू निकालिएगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? 3750 के बराबर आ जाएगा। 3750 रुपया के बराबर आ जाएगा। यह हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, SI। अब आपको क्या निकालना है? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? मूलधन इंटू 1+R/100। यहाँ रेट क्या है? 12/100। रेट क्या है यहाँ पे? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रेट जो है गड़बड़ लिख दिए हैं। आप यहाँ रेट जो है 25% कर लीजिए। क्या कीजिए? रेट को 25% कर लीजिए। रेट क्या है? 25%। यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ 25 दूनी 50 हो जाएगा। उसके बाद आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो आपको किसके बराबर आ जाएगा? इसका 25% भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि रेट जो है 12.1/2%, मतलब 12.5% है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 25/2 हो जाएगा। फिर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। रेट जो दिया हुआ है वो क्या है? 12.5% दे रखा है। आपको क्या पता है कि साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है? साधारण ब्याज को ही हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। वो क्या होता है? मूलधन गुना समय और गुना दर और बटे 100। तो मूलधन क्या है? 15,000, समय 2 वर्ष, दर क्या है? 12.5%। तो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 25/2 अपॉन में 100। इसका जब वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? 3750 रुपये। अब यहाँ देखिए, आपको अब क्या निकालना? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या होता है? मूलधन, तो 15,000 इंटू 1+R, 1+R। R के जगह पे क्या है? 25/2 अब बटे 100। क्या हो जाएगा? 25/200। तो 25/200 का होल स्क्वायर और -1। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 225/200 और -1। जब इसको आप सॉल्व करके देखिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा 3984.375 के बराबर आ जाएगा। अब बताइए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इसका मतलब CI माइनस SI का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था। CI कितना निकाले? 3984.375 रुपया माइनस 3750। अब इसको घटाते हैं तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना आ जाएगा? 234.375 रुपया हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है, आप क्या कर सकते हैं? हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे 1 to 1
क्वेश्चन का या आपके प्रॉब्लम का डिस्कशन किया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।